गली न्यूज। औरंगजेब का हिसाब हो या हिजाब का मामला हो या मोहम्मद पैगंबर का बिल हो, इस पे हम लोग हमेशा, या फिलिस्तीन का इशू हो, उस पर हम लोग लड़ते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज अंधा होके चल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। देखिए, मुस्लिम समाज ने एक बात समझनी चाहिए कि इंक्वायरी किसकी किसकी चली है। सोनिया गांधी की इंक्वायरी चली है, राहुल गांधी की इंक्वायरी चली है, खरगे की इंक्वायरी चली है, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के 25 मेंबर्स है, 25 मेंबर कमेटी में से 20 मेंबर की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ये सीधा सीधा हमला होता है आरएसएस और बीजेपी के गवर्नमेंट में। ये इंक्वायरी के नेता होने की वजह से इनमें इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो आज मोदी को क्रिटिसाइज करें। इनके अंदरूनी रिलेशन जो है वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरुआत हुआ है। मोदी खुद कह रहे हैं अभी कि अगर उद्धव ठाकरे को कोई तकलीफ़ है, मैं उनको बचाने जाऊंगा। कि हम 5 साल के लिए आपने हमको चुन के दिया है, इस 5 साल में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ना वॉकआउट हो। मोदी जब खुद कह रहे हैं कि भैया हम उद्धव ठाकरे को बचाने जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अंदर से उनकी सांठगांठ हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो एक साथ आएंगे, ऐसा हमको लगता है। एकनाथ शिंदे का बेटा जो कल्याण से लड़ रहा है जी, उसके खिलाफ जो उद्धव ठाकरे सेना का जो कैंडिडेट है, कल्याण के लोग कह रहे हैं कि वो इसके सामने टिक नहीं पाएगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए गली न्यूज पे एक्सक्लूसिव प्रकाश अंबेडकर साहब मौजूद है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेसिडेंट भी है। ऑल ओवर मुंबई पे 6 कैंडिडेट इनके लड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्वागत आपका गली न्यूज पे, और क्या कहना चाहेंगे? आपने स्वागत किया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। बम्बई की इलेक्शन में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पे लड़ रही है, और जो हम लोग कह रहे थे कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार की एनसीपी जो है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का पूरा सैंडविच बना दिया है और बम्बई की इलेक्शन को उन्होंने बाहर धकेल दिया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो सेक्युलर वोट है, और सेक्युलर वोट में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है जी, उन पे काफ़ी बड़ी समस्या है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो ये है कि ये दोनों समाज जो है पहले कांग्रेस को वोट देते थे और कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं देते। आज इसी समाज के सामने मैं ये कहूँगा कि उनको सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कुछ पार्टियां दोबारा बीजेपी के साथ भी जा सकती है, तो इन दो समाज का जो वोट है वो मेरे ख्याल से चाहते थे एक, लेकिन वोट देने के बाद परिस्थिति उभर गई दूसरी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही राजनीतिक तौर से, और मैं यहाँ कहूँगा कि मौलवी जो है, आलिम जो है, उनसे दरख्वास्त करूँगा, विनती करूँगा कि उन्होंने भी सोच समझ के फैसला समाज के लिए लेना चाहिए। और जो कोई लड़ रहा है, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी है, औरंगजेब का हिसाब हो या हिजाब का मामला हो या मोहम्मद पैगंबर का बिल हो, इस पे हम लोग हमेशा, या फिलिस्तीन का इशू हो, उस पर हम लोग लड़ते आ रहे हैं। तो इस बात का जो है वो ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज ने अपना वोटिंग करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। लास्ट टाइम 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, तब एक कोलैबोरेशन दिखा, लोगों ने उस कोलैबोरेशन को पसंद किया, एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी का। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो कोलैबोरेशन नहीं चला। इम्तियाज़ जलील साहब की सीट भी वहाँ पर आई दोनों कोलैबोरेशन के साथ। वो कोलैबोरेशन नहीं दिखा। इंडिया अलायंस से भी आपका कोलैबोरेशन कुछ दिखता हुआ नजर आया कि हाँ, एक बार मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन नहीं नजर आया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मुस्लिम समाज ने एक बात समझनी चाहिए कि
इंक्वायरी किसकी किसकी चली है? सोनिया गांधी की इंक्वायरी चली है, राहुल गांधी की इंक्वायरी चली है, जी खरगे की इंक्वायरी चली है, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के 25 मेंबर्स है, 25 मेंबर कमेटी में से 20 मेंबर की इंक्वायरी चल रही है। जी जिस प्रकार का एजेंडा हम लोग कह रहे थे कि आप लेको चलना है, वो मेरे ख्याल से एजेंडा ना शिवसेना को हजम हुआ, ना कांग्रेस को हजम हुआ। वो एजेंडा ये है कि मोदी के 10 साल के अंदर, चाहे उनकी विदेश नीति हो या कोविड के वक्त उन्होंने अपना जो रोल अदा किया है, या राफेल में जिस तरह से उन्होंने डील किया हुआ है, ऐसी तमाम बातें हैं कि जिसको हम लोग कह रहे थे कि मोदी के 10 साल का जो कार्यकाल है उस पर हम लोग हाईलाइट करें और लोगों से कहिए ये असलियत है, आप सोचो इस पर क्या करना है। लेकिन ये सीधा सीधा हमला होता है आरएसएस और बीजेपी के गवर्नमेंट पे। जी ये इंक्वायरी की नेता होने की वजह से इनमें इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो आज मोदी को क्रिटिसाइज़ करें। एक बात और है कि मेरे ख्याल से इनकी अंदरूनी रिलेशन जो है वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरुआत हुआ है। मोदी खुद कह रहे हैं अभी कि अगर उद्धव ठाकरे को कोई तकलीफ़ है मैं उनको बचाने जाऊंगा। तो ये मैं पहले से कह रहा था कि शिवसेना का बाहर निकलना एक बहाना था, ऐसे मैं मानता हूँ। असलियत में वो लड़ाई मेरे ख्याल से मिलजुल के लड़ाई दिखाई दी रही थी हमको। और जब हम लोग ये कह रहे थे कि इस एजेंडा को ले रहे हो, तो सबसे बड़े जो है विरोधक जो है वो शिवसेना आई। जी बैठक में जब हमने कहा भी ये सेकुलर वोट के माध्यम से अपन लोग जीत के आएंगे, और सेकुलर वोट के माध्यम से जीत के आएंगे, तो यही सेकुलर वोट को अपन ने आश्वासन देना चाहिए कि हम 5 साल के लिए आपने हमको चुन के दिया है, इस 5 साल में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ना वॉकओवर करेंगे। तो इसका विरोध जो है वो शिवसेना ने किया, एनसीपी ने किया, कांग्रेस उस पर चुप रही। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बातें जो है ये सबसे बड़ी बातें हैं। और जब मोदी खुद कह रहे हैं कि भैया हम उद्धव ठाकरे को बचाने जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अंदर से उनकी सांठगांठ हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो एक साथ आएंगे, ऐसा हमको लगता है। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे का बेटा जो कल्याण से लड़ रहा है, जी उसके खिलाफ जो उद्धव ठाकरे सेना का जो कैंडिडेट है, कल्याण के लोग कह रहे हैं कि वो इसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो क्या ये हम लोग पूछ रहे हैं कि अंदरूनी तरीके से एकनाथ शिंदे को मनाया गया है और बाद में लोकसभा के बाद में दोनों शिवसेना और बीजेपी एक साथ दिखाई देगी? तो ये मेरे ख्याल से तमाम सवाल है कि जिसका जवाब इलेक्शन के पहले मुस्लिम समाज और मुस्लिम नेताओं ने और मौलवियों ने लेना चाहिए, और उसके बाद ही मेरे ख्याल से उन्होंने अपना वोट किसको देना है इसका फैसला करना चाहिए। लेकिन सर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो है, इवन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इंडिया अलायंस एक साथ नजर आ रहा हो। इस बार सेक्युलरिज्म की ही बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपका जो इल्जाम है वहां पर यह है कि मोदी गवर्नमेंट और उद्धव ठाकरे, मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज अंधा होके चल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। परसों तक इनकी लड़ाई झगड़े पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। आप कैसे कह रहे हो कि यह कांग्रेस जो है वो एनसीपी का काम नहीं कर रही है, एनसीपी जो है वो शिवसेना का काम नहीं कर रही है, और शिवसेना सीधे सीधे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे कि बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति, इसलिए मैं अंधा कह रहा हूँ मुसलमानों को कि वो परिस्थिति देख नहीं रहे। पिछले 25 सालों से ये इकट्ठा लड़ते आ रहे, और इकट्ठा लड़ने की वजह से जहाँ ये लड़े नहीं वहाँ पर उनके पास कैंडिडेट है ही नहीं। समझौते के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जहाँ पर इन्होंने समझौता किया है वहाँ पर तो इनके पास कैंडिडेट है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ तीनों पार्टियों को कि जहाँ पर तुमने कैंडिडेट नहीं खड़े किए है वहाँ पर तुम्हारा कैंडिडेट का नाम बताओ। लड़ने की बात तो अलग है,
इनके पास वहाँ पर संगठन भी नहीं है और कैंडिडेट भी नहीं है। सर लेकिन यहाँ पर एक और सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो है वो अंधा होके चल रहा है। उसने अपने आंखें खुली रहकर परिस्थिति को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ही उसने वोटिंग करना चाहिए। सर लेकिन मुस्लिम समाज तो आपके साथ एक और चीज देखना चाह रहा था कि 2019 का जो कोलैबोरेशन रहा वो मुस्लिम और एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी साथ में देखना चाहता था। मैं वही कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है अपनी आंखें बंद करके चल रहा है। इम्तियाज अपने बलबूते पे जीत नहीं सकता है। उसको जिताने के लिए ओबीसी ने वोट दिया, उसको जी समाज के खिलाफ जाके वोट दिया। एक भी मुस्लिम नेता मुझे बताइए कि वो मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करने के लिए तैयार है। यहाँ तो इम्तियाज को जिताने के लिए 3.5 लाख हिंदू वोटर ने इम्तियाज को वोट दिया और अपने समाज के खिलाफ वहाँ पर गए। और इम्तियाज ने और ओवैसी साहब ने क्या किया? युति ही तोड़ दी। 100 सीटें हम लोग देंगे। 100 सीटें कहाँ से मुसलमानों को देंगे? वैसे तो वो अच्छा है कि वैसे बीजेपी को कि वे तुम राज ले लो। राजनीति जो होती है वो दिमाग की राजनीति होती है, वो जज्बात की राजनीति नहीं होती है। सर लेकिन आज सवाल ऐसा है कि जब मुस्लिम इस बात को एहसास नहीं मान रहा है कि कांग्रेस कोई कैंडिडेट नहीं दे रही है, एनसीपी कोई कैंडिडेट नहीं दे रही है, उसकी वजह यही है कि उनके पास जो वोट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है मुसलमानों को। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते, लेकिन उनके पास मुसलमानों को वोट ट्रांसफ़र करने के लिए उनका वोटर तैयार नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे। वंचित बहुजन अघाड़ी के पास जो वोटर है, जिसको सपोर्ट करेगा उसको वो वोट दे रहा है। ये बात मेरे ख्याल से मुसलमानों ने अपने दिमाग में डालनी चाहिए। तो 2024 की बात करें कि अभी लोकसभा इलेक्शन है, 20 तारीख को इलेक्शंस है और वंचित बहुजन अघाड़ी और सारे लोग जो आपने कैंडिडेट दिए हैं, ये एक संविधान बचाओ के एक नारा नजर आ रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नारा कोई भी लगाए, क्या वाकई संविधान खतरे में है? देखिए, बदलना है तो बदल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उनका अधिकार है बदलने का, हमारा अधिकार है बचाने का। अब पार्लियामेंट में जाके बचाना है तो हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं पार्लियामेंट में गए तो बाहर लाके उसको बचाएंगे। तरीका और भी हो सकता है उसके लिए। नतीजा जो है फिर जो भुगताना है वो भुगताना होगा। तो बदल क्यों रहे हो, इसकी पहली बात बताओ। अगर हम सही मानते तो बदलने देंगे, अगर नहीं है तो हम बदलने नहीं देंगे। जो करना है वो कर लेंगे उससे। सर, क्या मुद्दे हैं जो मुंबई लेवल पर चेंजेस दिखने को मिलेंगे, या आपकी क्या मुद्दे हैं ऑल ओवर मुंबई लेवल? सवाल ऐसा है कि मुसलमान अपने आप में बदलने के लिए तैयार है कि नहीं। अब कांग्रेस नहीं है यहाँ पर। मुसलमान अगर अपने आप में बदलने के लिए तैयार है तो मेरे ख्याल से मुंबई की बदलाव आसानी से आ सकती है। जैसे इम्तियाज़ को हम लोग ने जीता है, वो इसी तरह दाऊदानी है, दौलत जी है और अबुल जी है, ये तीनों को हम जिताएंगे। लेकिन क्या मुस्लिम समाज इनको वोट देगा? सवाल वंचित के वोटों पर नहीं आ रहा है, सवाल आ रहा है मुसलमानों के वोटों पर। क्या मुसलमान मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा क्या? ये सवाल है और मुसलमानों को इसको जवाब देना है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर जी, जिनका कहना है कि वंचित के वोट उन्हीं के पास है, लेकिन क्या मुसलमान मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा? अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।